अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हैना सलमान। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है क्योंकि बसंत जैसा जो त्यौहार है वो वापस आ गया है और 24 साल के बाद जो है इस पर बाकायदा तौर पर जो है दस्तखत कर दिए गए हैं और किए हैं गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने। और ये ऑर्डिनेंस ना सिर्फ पंजाब की सकाफती विरसे की बहाली का इशारा है बल्कि एक बड़ा सवाल भी यहाँ जन्म देता है कि क्या जो बसंत की फेस्टिविटीज़ थी, जो मेले ठेले थे, वो वैसे ही मना सकते हैं जैसे कि पिछले कई साल पहले हम लोग मनाया करते थे। वही कहते हैं ना कि गरज चमक के साथ, और वही गहमा गहमी, और वही गलियों की सजावट, और वही रातों भर छतों पे जो बसंत का माहौल होता था, खाने चल रहे होते थे और लोग जो हैं छतों के छत में कहते हैं ना कि गजागज भरे होते थे। तो क्या वही हम फेस्टिविटी हासिल कर सकते हैं? मगर इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेने का भी कहा गया है और ये कहा गया है कि जो लोग अपनी बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे डीसी ऑफिस में, वो पतंगबाजी नहीं कर सकते। केमिकल और धाती डोज जो है उसका इस्तेमाल करना ममनू करार दिया गया है और उस पर भी सख्त से सख्त जो है फाइन किया जाएगा और सजा दी जाएगी। और इसके साथ साथ इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और ख़ास तौर पे जो लोग मोटरसाइकिल्स पर सवार होते हैं बसंत के दिनों पर, और उनके लिए भी एहतियाती तदाबीर करने को कहा गया है। हेलमेट्स पहनना पड़ेंगे और साथ साथ जो है, और ये भी कहा गया है कि उन दिन ज़्यादा आप लोग ट्रैवलिंग ना करें। और उसके साथ साथ ये है कि पतंग एसोसिएशन का जो डीसी ऑफिस में बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी होगा। मशकूक घर और छतों पर भी तलाशी का इख्तियार रखते हैं, तलाशी ले सकते हैं कि कोई घर जो है उनके अफराद जो है केमिकल डोज तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, और ये जुर्म जो है नाकाबिले ज़मानत करार दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप लोग बिल्कुल ये फेस्टिविटी मनाएं और जोश और जज्बे से मनाएं, मगर ये एहतियात ज़रूर करें कि इससे किसी को जानी नुकसान ना हो। और ये जो फेस्टिविटी है, जो फेस्टिवल है, इसको बरकरार रखने का यही तरीका है कि इसका सिर्फ मज़ा लें, ना कि ये जानलेवा साबित हो। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि इस खबर के साथ साथ हम जो हैं ऑटोमेटिकली आपको बताएं, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और हम जो हैं इस वक्त काइट एसोसिएशन के जो हेड हैं शेख सलीम, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करें, बल्कि वो हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शेख सलीम साहब, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है 24 साल के बाद। ये तकरीबन 16 साल के बाद बसंत होने जा रही है जी। अच्छा, ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद ये खुशखबरी ये हो सकती है। और इस बार हुकूमत ने जो इक़दाम लिया है ये एक अवामी फैसला था जिस पर अमल दरअमल हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने कुछ सजाएं और कानून ऐसा बनाया है जिससे आम आदमी को बहुत तशवीश है। अच्छा, वो क्या तशवीश है, प्लीज आप बताएंगे हमें? ये कह रहे हैं कि वो जुर्माना बढ़ा दिया है, 5 साल कैद कर दिया है। जो बच्चा छोटा उड़ाएगा उसके वालिद पे खर्चा होगा। ये तो घर में बाप अगर पतंगबाजी कर रहे हैं तो फैमिली तो साथ होती है आपको, क्योंकि ये एक अवामी फेस्टिवल था जी। ये मिलजुल के बैठने का नाम था। सारे मेहमान आपके घर आते हैं जो दूसरे शहरों से होते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से आना शुरू हो जाएंगे लोग। तो ये तो बच्चा किस घर में नहीं होगा, चाहे बच्चा वैसे खड़ा हो ना भी उड़ा रहा हो। तो आपको पता है यहाँ कानून जो पुलिस को इख्तियार दिए गए हैं जी, ये उससे तशवीश है। इसको फेस्टिवल ही रहना देना चाहिए। 2 दिन का शौक है, इसको जैसे पहले अवामी ये शौक था इस तरह इसको पूरा होना चाहिए। शेख सलीम साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल रहना चाहिए। बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली जब घर में ऐसी एक रौनकें दुबाला हो रही होती है तो बच्चे जो है शाना बिशाना साथ खड़े होते हैं। मगर आपको पता है कि कितना मसला हुआ, कितनी जानें गई हैं, कितने लोगों के गले जो हैं वो कट गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस फेस्टिवल जो इजाज़त दी गई है इससे बेहतर है कि इजाज़त ना दी जाती? क्या ऐसी बात है? नहीं, देखिए ये जो बसंत हो रही है ना, यहाँ 2007 को 9 की बसंत थी, उसमें SOP के साथ बसंत हुई थी। आप उसके बसंत के दौरान का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कोई वायलेशन नहीं हुई थी। ये जितने हादसे हुए ना ये जुर्माने पाबंदी में हुए हैं। जो छुप छुपा के लोग अपना
पतंगबाजी कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कहाँ से डोर आ गई, कहाँ से आ गई है। ये तो ओपन ही होगी, सबको पता होगा कि आज ये बसंत है और हमने अपना सेफ्टी मेजर भी करने हैं और अपनी हिफाजत भी करनी है और एंजॉय भी करना है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस बार आप भी देखेंगे, हम सब देखेंगे, कोई वायलेशन नहीं होगी, कोई हादसा नहीं होगा। शेख सलीम साहब, आप क्या समझते हैं ये जो धाती डोरे थी और जो केमिकल डोरों के खिलाफ जो क्रैक डाउन शुरू हुआ था, ये करना जरूरी था? आपको लगता है ना ये करना बिल्कुल जरूरी था? नहीं, इसीलिए तो सारा बेड़ा गर्क किया हमारा चंद लोगों ने। पहले भी इतने ग्राउंड में, घर में, हर छत में पतंगबाजी होती थी, कभी कोई ऐसा हादसा नहीं होता था। लेकिन ये जो मोटी डोर आई है, ज़ाहिर है किसने उड़ाई है, ये हम में से लोग हैं, कोई बाहर तो नहीं आए थे। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि चंद लोगों की खातिर इतना बड़ा फेस्टिवल को हमने खुद ही खराब किया, अपने हाथों में खराब किया था। और ये फेस्टिवल जो है ये इकोनॉमिकली गरीब के लिए है, क्योंकि अमीर का शौक है, अमीर उड़ाता था, गरीब लोग लूटते थे और बनाते थे काम अपना घरेलू सनत चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा था, पूरा एक बिजनेस चल रहा था, इससे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते थे और ये फेस्टिवल देखने के लिए लोग स्पेशली जो है वो लाहौर का रुख करते थे। अच्छा शेख साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि ये जो केमिकल डोरे हैं, धाती डोरे हैं, इनको कोई पैमाना है चेक एंड बैलेंस करने का, ये ना बनाई जाए ताकि लोगों तक रसाई ना हो सके? आई थिंक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, सिग्नल इशू आ रहा है। जी जी शेख साहब। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया। कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती? कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती? हुकूमत है, हर चीज कंट्रोल कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है हुकूमत सिंसियर इस बार, और इंशाल्लाह ताला उनके साथ हम भी शाना बशाना होंगे और इस लानत को खत्म करके रहेंगे। ताकि जो एक अच्छा फेस्टिवल है जिसने पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में करवाई है, बसंत की वजह से लोग पहचाने, पाकिस्तान और लाहौर पहचाना ज्यादा सारी दुनिया में। तो इसको हुकूमत के साथ और हम हुकूमत दोनों और आम आदमी का इसमें किरदार है। सारा कुछ हम हुकूमत में नहीं डालना चाहते, हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि जो SOPs के तहत, कवानीन के तहत डोर गुडी का साइज मुकर्रर है वही हम यूज करें। बिल्कुल 2 दिन का शुगल है, आप शुगल करें, फैमिली फेस्टिवल एंजॉय करें। बाकी अपना दूसरी कौम में भी तो है ना, 2 दिन का शुगल होता है, मैच होता है, 5 दिन का मैच है, एंजॉय करते हैं। 2020 मैच है, एंजॉय करते हैं, बस इसको एंजॉय करें। इसमें ना भी अपनी बात लाए, हुकूमत के साथ और जो इंतजामिया उसके साथ तालमेल रखें। इंशाल्लाह ये फेस्टिवल दोबारा आबाद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फेस्टिवल आबाद होना भी चाहिए और हम भी ये चाहते हैं आबाद हो और लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा, पतंगबाजी की एसोसिएशंस को DC ऑफिस से रजिस्टर करवाने की जो शर्त है, आप क्या समझते हैं ये एक पॉजिटिव स्टेप है, मुस्बत किरदार है? देखिए जी, पतंगबाजी पर आपका सवाल जरा मुझे समझ नहीं मैं ये अब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पतंगबाजी की एसोसिएशंस को DC ऑफिस में रजिस्टर करवाने का कहा गया है, जो नया ऑर्डिनेंस आया है 2007 में और 2009 में यही प्रैक्टिस हुई थी। अच्छा, और इस बार रजिस्ट्रेशन होगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। DCO साहब सरबराह हैं इस एसोसिएशन के और उनकी भी जिम्मेदारी होगी। बाकी जो रहा ये नुकसान है, जो उसके लिए कोई भी बाशऊर आदमी ये नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। और ये कीमती जान जो है, ये मोटर बाइक वाले पता नहीं कहाँ से बेचारा आया था, कहाँ गया, इसको रोकथाम होनी चाहिए। इसके लिए आप हम सब परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि जो SOPs बने हैं जी, अगर इस पे इम्प्लीमेंट पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो नहीं उड़ा सकते पतंग, इस पे क्या कहते हैं आप? ये तो एक मसला के बात है, तो फिर आप घर से बच्चों को निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि वालिदैन को जो है वो बुलाया जाएगा और उन पे पर्चा होगा, उनको घर से निकाल देंगे हम। तो आज आप रहे हैं, उनको कमरे में बंद कर देंगे आप।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आपका बच्चा जो है वो धाती डोर इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी डोर इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है काइट एसोसिएशन के सलीम शेख साहब, जिनका कहना था कि बच्चे जो हैं वो भी पार्ट ऑफ द फेस्टिवल हैं, उनको फेस्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए, जो कि शिक लगाई है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो इस एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ख़ासतौर पर जिसको बसंत कहते हैं। तो वो भी वाकई एक तशवीश की सूरत है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि डीसी ऑफिस में मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनको हक है कि वो किसी की घर में जाके छापा मार सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे बसंत का जो फेस्टिवल है वो वापस आ रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है। इस तरह पाकिस्तान को तरक्की होगी। लाहौर जैसे इलाके और जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ टूरिस्ट आएंगे, वहाँ जो है ज़रा माश बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि इस खबर के साथ हमने शो का आगाज़ करें। उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर घर का मसला है। हम चाहते हैं कि एक रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाएं और रिश्ता खूबसूरत जो नज़र आता है वो उसकी हकीकत क्या होती है। ये खुशी, एतमाद, कुर्बत कभी कभी शदीद तकलीफ देह साबित हो सकती है। तो इस तकलीफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे काउंसलिंग के ज़रिए जो है हम अपने रिश्ते, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो या किसी भी कोई ऐसा रिश्ता हो जिसका नाम नहीं होता मगर कुर्बत होती है, तो उन रिश्तों को का जो इम्तजाज होता है वो किस किस चीज़ पे जो होता है मुनहरिक होता है। आज हम इस पे बात करेंगे और कैफियत पे बात करेंगे, मैनिपुलेशन पे बात करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे बात करेंगे, सेल्फ इस्टीम के ऊपर बात करेंगे, नार्सिसिस्ट बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। ये ऐसी टर्म्स हैं जो देखा है आपने सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन हो रही है, मगर इसके पीछे जो राज है वो क्या है, वो पर्सनालिटी क्या है, वो ऑरा क्या है, वो इंडिविजुअलिटी क्या है। तो आज हमें बताएंगी और हमें ज्वाइन कर रही हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं और वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, वो मीडिया से भी वाबस्ता रही हैं बहुत अरसा। तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ उनसे, डॉक्टर फराउल मोमिनीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। और आई थिंक हम पहली बार आज एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर फराह, मैंने आपको सुना भी है, आपकी डिफरेंट चीज़ें भी सुनी है, मैंने आपकी पॉडकास्ट भी सुने हैं। मुझे ये बताइएगा कि आजकल 4-5 जो बड़े बड़े अल्फाज हैं वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। अच्छा, लोग सुन रहे होते हैं, अच्छा पता नहीं कोई डिफरेंट चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, और हम उसको फिर जब सुनते हैं ना तो हम उसको कहते हैं यस ये हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें लगता है हो रहा है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि हर दूसरे घर में पाया जाता है। एक बंदा है जो सुबह कुछ होता है और रात को कुछ होता है, या औरत है सुबह कुछ होती है रात को कुछ होती है, वो क्या है? मेरा ख्याल है कि ये जो टर्म्स जितनी ज़्यादा सुनाई दी जा रही हैं इनको ना थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है। होता इससे क्या है, क्योंकि जब ये टर्म्स अब सोशल मीडिया के ऊपर आम हैं, रील्स अवेलेबल हैं, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमें लगता है कि हर चीज़ ही हमारे साथ भी हो रही है, बट इट इज़ नॉट अ फैक्ट। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करती हैं, कुछ नॉर्मल बिहेवियर्स है जिनको हम एग्जैजरेट करके खुद पे तारी कर लेते हैं। जब बार बार वो सिचुएशन हमें सराउंडिंग से सुनाई देती है तो हमें लगता है हो मेरे साथ तो सभी कुछ हो रहा है। तो दोनों चीज़ों में जो है बैलेंस कायम रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इन जो ये वर्ड है नार्सिसिस्टिक, इसकी डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। अपेरेंटली लोग इसे कहते हैं कि खुद पसंद लोग। कौन सा मर्द या कौन सी औरत नार्सिसिस्ट होती है? मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि लोग समझते हैं कि खुद पसंद जो है वो नार्सिसिस्टिक है, बट एक्चुअली नार्सिसिस्टिक इज़ अ वेरी डीप टर्म और इसका कुछ पैटर्न होते हैं, ये सेट पैटर्न होते हैं जो ये सारों के साथ लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट बनते कैसे हैं। ये हमारे घरों में मैं ये कहना चाहूँगी कि माँओं का इसके अंदर ख़ास एक रोल प्ले करती है, तरबियत घर की। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं बहुत पहले से। अगर एक बेटा है हमारा जो कि 5 बहनों का एक भाई है, तो हमने उसको शुरू दिन से ये बताना शुरू कर दिया है कि यू आर सुपीरियर, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो करते हो अच्छा करते हो। और अगर वो 5 बहनों का इकलौता भाई ना भी हो तब भी हम उसको एक प्रोटोकॉल देते जा रहे हैं। अब वो बच्चे के अंदर खुद से ना एक चीज़ फीलिंग डेवलप होती जा रही है कि ओ आई एम सुपीरियर, मेरे तो सब ताबे हैं, मैंने तो सबको हैंडल करके चलना है, मैंने तो किसी को जो है
वो मुझे कोई नो नहीं कह सकता। तो वेरी बेसिक थिंग जो उसके अंदर डेवलप हो जाती है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, वो ये कि मैंने तो नो नहीं, मेरे इम्पोर्टेंस ही बहुत है, मेरे में तो बहुत इंपॉर्टेंस है। या एक तो ये कि हमने उसको इस तरह का बना दिया, एक दूसरी भी सिचुएशन है हमने उसे ये सब नहीं दिया और एक्सट्रीम लेवल तक हमने उसे ये नहीं फील कराया, तो वो खुद से अपने अंदर अपने आप को फील करवाना शुरू कर देता है कि अच्छा मुझे कोई भी फील नहीं करा रहा, तो फिर मैंने खुद ही समझना शुरू कर देना है कि मेरे से बेहतर तो कोई नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन में एक्सट्रीम लेवल, या तो आपने खुद बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया या उसको बिल्कुल भी आपने लव अफेक्शन नहीं दिया, उसको सप्रेस फीलिंग दी है जिसकी वजह से ये बिहेवियर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये सप्रेस फीलिंग के अंदर दूसरा भी एक बिहेवियर जन्म लेता है, दैट इज हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमें सप्रेस किया जा रहा होता है तो हमें लगता है मोहब्बत लेने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम पीपल प्लीजर बन जाएं, जो कोई कहे हम झुक जाएं। बट ये विद द प्रेस जो हमारे बेसिकली तारीफें करें उनकी, यस अपने काम निकलवाने के लिए तो ये हमारे अपने बचपन के ट्रॉमास हैं जो हमें इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तरफ लेकर जाते हैं। ये बहुत जरूरी, बचपन के जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना वो आपकी शख्सियत पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। और वो लेटर ऑन फिर वही बड़ी बड़ी चीजें बन के सामने आते हैं, फिर हम कहते हैं हमसे अब तो हैंडल नहीं हो रहा है। अच्छा, खवातीन, नार्सिसिस्ट खवातीन भी बहुत होती है। या डेफिनेटली। ठीक है, और खवातीन के अंदर क्या चीजें जो होती है, क्या यही बिहेवियर होता है? सेम पैटर्न। अच्छा, अब अगर मैं इनकी 4-5 चीजें आपको गिनवाना चाहूँ कि क्या करेंगे आपके साथ, सबसे पहले तो लव बॉम्बिंग, एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना जाता है, लव बॉम्ब। ओके, आपको जैसे ही आप मिलेंगे आपको लगेगा कि ये तो मेरी डिटो कॉपी शख्स है। हाँ। और इतना प्यार करेंगे आपको, जो आप कहेंगे वो पूरा कर देंगे। दे रीड यू। नार्सिसिस्ट अपना जो सप्लाई है ना उसको सिलेक्ट करता है और वो उसमें वो देखता है जो वो खुद नहीं होता। मतलब अगर किसी फीमेल ने किसी नार्सिसिस्ट है और उसने मेल को ट्रैप करना है तो वो अपनी फील्ड का सबसे हाईलाइटेड चुलबुला बड़ा जो प्रोमिनेंट शख्स है उसको पिक करेगी, उसको हाईलाइट करेगी, उसको पैम्पर करेगी, उसको अफेक्शन देगी, उसको मोहब्बत देगी। और जैसे ही वो उस चीज को कहेगा कि ओ माय गॉड मुझे तो मेरा सोलमेट मिल गया है, हाँ। और मुझे तो सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, उसी वक्त आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। दिस इज अ पैटर्न एंड दे वर्क लाइक दिस। अच्छा, एवरी नार्सिसिस्ट डू दिस। ठीक है। फिर आपको, और ऐसा नहीं है कि दे डोंट गेट मैरिड, अगर लेकिन उनकी शादी भी अगर वो आपसे कर लेते हैं तो उसके पीछे भी उनका एक पूरा प्लान होता है कि उन्होंने आपको कैसे लेके चलना होता है। उन्हें एक्चुअली एक घर में एक सर्वेंट और एक बस एक डेकोरेशन का पीस चाहिए होता है जिसकी वजह से दे गेट मैरिड, और फिर उसके बाद उनके साथ ले आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो इफेक्शन वगैरह वो उससे छीन लेते हैं। अच्छा, तो ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स की निशानियां हैं जो कि नॉर्मली हर दूसरे घर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन समझ नहीं आती वो लव्स क्या है। तो ये आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इमोशनल मैनिपुलेशंस, ये भी बहुत कॉमन एक लफ्ज आजकल चल रहा है कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो होता है वो औरत का कैसा होता है और मर्द का कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक आपके हस्बैंड हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि तुम ना इसी ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, यही पहना करो हर वक्त यही पहना करो ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है। लेकिन एक्चुअल में मैनिपुलेशन क्या है कि वो आपको समटाइम पता भी होता, आपको आप इसे कह सकते हैं कि गैस लाइटिंग का एक वर्ड भी आपने शायद बहुत सुना। गैस लाइट, चेंज द रियलिटी, आप रियलिटी चेंज कर दें। जो she knows that I'm not looking good but the person is telling us you are look good in this color, हाँ. but you actually know कि आपके तो आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। what is real, क्या मैं सही लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ। और इसी तरह डिफरेंट बिहेवियर्स में भी आपके साथ मैनिपुलेशन की जाए कि आपको कहा जाए कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर टू सेंसिटिव। ये वर्ड्स जो है ना ये आप समझ लें रेड फ्लैग्स हैं। इफ समबडी इज नॉट अप्रिशिएटिंग योर व्हाट यू आर फीलिंग देन इट इज अ रेड फ्लैग। आप उसको वहीं रुक जाएं और आप सोचें 2 मिनट के मेरे साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा, तो ये होती है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये भी औरत और मर्द दोनों साइड से। अच्छा, दोनों क्यों की जाती है? किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, या उनको ये लगता है कि इसको मैं इसी में ही बहुत है, इससे ऊपर करूंगा तो जाहिर है इसको जो मैं तारीफ करूंगा वही इसके लिए बहुत है, इसको किसी और की तारीफ की जरूरत ही नहीं है। आई विल मेक हर 100% कंप्लीट।
नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं वो आपको ना दुनिया से काट देते हैं। आपके सबसे पहले तो आपके दोस्तों से काट देंगे, आपकी फैमिली से कट ऑफ करा देंगे, और आपको कहा यह जाएगा कि मेरी जान मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा यहाँ पर, और घर क्या करना है जाना, तुम अम्मी अब छोड़ो, अम्मी अब बहनों को ना, तुम आओ मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। शुरू में फीमेल को लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब ये तो मेरा तो हस्बैंड मेरे पे जान छिड़क रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ रेड फ्लैग। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? हेल्दी रिलेशनशिप में, सिक्योर रिलेशनशिप में नॉर्मल चीजें होती है ना, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट, मी टाइम इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट। तो वो आपको जब सारे सर्कल से काट लेता है तो फिर आपको वहां ले जाके, वो वहां जाके आपको बंद करके मारता है जहां आपको पानी भी नहीं मिलता, अकेला कर देता है आपको, तन्हा, आइसोलेशन का, और आइसोलेशन तो फिर भी एक डिप्रेशन है, या डेफिनेटली। और आप उस वक्त अब लोगों को ये लग रहा होता है अपेरेंटली, जो आपके सारी सराउंडिंग पे, यार ये तो कितनी खुश है, शी इज सो हैप्पी, और आपको भी यही लग रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। जब टाइम गुजरता है और आपकी हंसी गुम होना शुरू हो जाती है, और जब लोगों को बताना शुरू होते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो आपकी बात पे बिलीव ही नहीं करते, बिकॉज उन्होंने अपनी पिक्चर इतनी अच्छी शो की होती है, दे आर सो गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ऐसे मर्द या ऐसी खवातीन जो घर में जो होती हैं कि बारबैरिक होती हैं, ब्रूटल, बदतमीज, गालम गलोच, मार कुटाई, और बाहर ऐसे ओ माय गॉड बेटा कैसे हो, या अपने शोहर का बार बार जो है कोट ठीक करेंगी, या उनकी पर्सनालिटी को बार बार कहेंगे आप ऐसे बैठे, ऐसे खाएं, ये लेना, ये इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज द सेम थिंग, यही वही मैं चीज बता रही हूँ कि उन्होंने अपना, ये फेसेस हैं, दे हैव द मास्क, एक बाहर घर के बाहर और एक घर के अंदर। जो कमरे के अंदर हो रहा है वो सिर्फ या हस्बैंड को पता है या वाइफ को पता है कि मेरा हस्बैंड असल में क्या है या मेरी वाइफ असल में क्या है। उसके बाहर दैट इज सो गुड कि लोग जब आप बताने बाद में लगते हैं, या अगर हस्बैंड कंप्लेंट करेगा कि मैं तो लुट गया और मर गया, तो सब कहेंगे तुम्हारी तो बीवी तुम पे जान चिड़कती है। अच्छा डॉक्टर फरा ये बताएगा कि उनको ये पता होता है कि वो ये चीज कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो जाती है? उनको ये नहीं पता होता, नहीं पता होता, नहीं उनको नहीं पता होता, उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनके कंट्रोल में नहीं होता, दे डोंट प्लान इट बट दे एक्चुअली डू दिस, और बिकॉज इट्स अ सेट पैटर्न। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या वो ठीक हो सकते हैं या नहीं, तो नार्सिसिस्टिक लोग ठीक नहीं हो सकते द मोमेंट आप उनको ये बताएं। अच्छा, नार्सिसिस्ट लोग ठीक नहीं हो सकते, काउंसलिंग के जरिए भी नहीं हो सकते और वैसे भी नहीं हो सकते? काउंसलिंग उन लोगों पे काम करती है जो खुद ठीक होना चाहे। हमारे पास, अगर मैं ठीक ही नहीं होना चाहती, मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मैं गलत हूँ, बिकॉज दे थिंक कि वो गलत हो ही नहीं सकते। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि आप उन्हें नो नहीं कह सकते, बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट रॉन्ग। अगर आप, मैं कहूँ कि मैं गलत हूँ ही नहीं, तो आप मुझे कैसे ठीक करेंगे? फिर उसमें काउंसलिंग नहीं चलती, देन देयर इज अ ट्रीटमेंट, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। काउंसलर कांट हेल्प यू इन दिस। काउंसलर आपको तभी हेल्प कर सकता है जब आप खुद को ठीक करने के लिए मेरे पास आए। ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता कि मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, या मेरे बगैर तो कोई चीज चल ही नहीं सकती, हरफे आखिर है, मैं हूँगा तो सब कुछ हूँगा। उन लोगों को क्या कहते हैं? सेम नार्सिसिस्ट। वो भी नार्सिसिस्ट है, बिकॉज द सेम पैटर्न, क्योंकि उन्होंने नो नहीं बर्दाश्त करना, उनको लगता है कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है, दे आर परफेक्ट, कोई उनकी जो है वो सल्तनत के बादशाह हैं, और उनको अगर आपने ना कह दिया तो बस कहानी आपकी ना, आप समझ लें कि आपकी कहानी खत्म हो जाए। अच्छा, सेल्फ सेंटर्ड भी नार्सिसिस्ट होता है? सेल्फ सेंटर्ड इज अ पार्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक अप्रोच, कि वो अपने आप के अलावा कुछ और सोचना चाहते ही नहीं है, अपने आप के अलावा किसी और के बारे में ध्यान ही नहीं करना चाहता। अच्छा, ऐसे लोग, ऐसे मर्द या ऐसी औरतें जो कहते हैं कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, तुम तुम्हारी शक्ल देखिए क्या है, या लड़का कहता है यार मेरी तो आज भी मार्केट वैल्यू बहुत है, तुम देखो क्या हो, तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम असल में दूसरे को डिग्रेड करें। कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें हम दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं और अपने आप को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो असल में हम सिर्फ अपने अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। आप उनके जितने भी नाम ले लें, जितनी भी चीजें कर लें, बात सिर्फ ये है कि हम उससे बच कैसे सकते हैं, और हम उससे निकल कैसे सकते हैं, और हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या इंसान अक्सर बदसलूकी को भी मोहब्बत समझता है? या स्पेशली इन नार्सिसिस्टिक वे। अच्छा, जब होता क्या है इसके अंदर कि आप एक
ट्रायल में घुस जाते हैं, इसे कहते हैं हाइज एंड लोज। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले एक लव बॉम्बिंग का वर्ड बोला, पहले वो आपको लव बॉम्ब करेंगे, उसके बाद जब आपसे जमीन खींच लेंगे तो आप कहेंगे ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हुआ, व्हाई दे आर नॉट गिविंग मी दैट सेम केयर। अब आप उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार क्या हुआ तुम्हारा, तुम मुझे वापस उस तरह से क्या ख्याल नहीं रख रहे, या मैंने क्या गलती कर दी, और वगैरह वगैरह। जब आपने ये करना शुरू कर दिया, फिर आपके बाद आपको फिर थोड़ा सा उन्होंने फिर केयर करनी शुरू कर दी। इसे कहते हैं पुश एंड पुल। आपको प्यार दिया, प्यार खींच लिया, प्यार दिया। अब इसमें क्या हो जाता है, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। आपको जब मोहब्बत दी जाती है, आपके अंदर स्पेशल किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर उसके बाद जब ली जाती है, फिर हार्मोन्स, आप उस ट्रांजिशन फेज से निकलते ही नहीं हो। यस, आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर आप उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको एडिक्शन हो जाती है उस बिहेवियर की। डॉक्टर फराह, इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या होती है? मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो ये है ना कि मैं कहूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे कर दूंगी और इस तरह से हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल आप करना शुरू कर देते हैं दूसरे को कि ये नहीं होगा तो फिर ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। तो ये भी कहा जाता है कि यू आर द ओनली पर्सन इन माई लाइफ, तुम ही हो सब कुछ। नहीं, उसमें ये तुम ही हो सब कुछ तो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है ना। हाँ। तुम ही तो, मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि मैं उससे इमोशनली कुछ करके कुछ बेनिफिट लेना चाहूँ उससे। मैंने कोई उसको करके क्या कहा है कि अगर तुम ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, तुम्हें प्यार तब मिलेगा जब तुम अम्मी के घर जाना छोड़ दोगी। अच्छा, ये बात भी होती है। हाँ, ये भी होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। मतलब अगर तुम्हें आप, और वो आपको कहते नहीं है। हाँ, या अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दोगी, ये आपको कहेंगे नहीं। दे रिएक्ट लाइक दिस, दे वोंट से इन वर्ड्स। मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। अगर आप घर गए हैं, आप अम्मी की तरफ चले गए हैं, आप 1 से 2 दिन रहे हैं, वापस आए हैं और आप एकदम देखोगे खामोशी है पूरे घर में। अब उसने आपको कहा कुछ नहीं है, बिकॉज व्हाट इज मेंटल, जिसे कहते हैं टीज करना क्या होता है, जो अभी हमारे पास से एक लॉ भी पास हुआ है कि इक्वल है ये पेन उतनी ही जितनी फिजिकल टॉर्चर में। एंड यू कैन गो फॉर डिवोर्स अगर आपको मेंटल टॉर्चर घर की जो है एनवायरनमेंट में दिया जा रहा है, बिकॉज इट्स सेम पेनफुल। आपको उतनी ही शदीद तकलीफ देता है जितना कि फिजिकल टॉर्चर। अब उसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके असल में सजा दी है कि अब अगर तुमने नेक्स्ट टाइम, तो अब फीमेल क्या करेगी या मेल क्या करेगा? अब मेल फीमेल्स भी ये करती हैं कि दोस्तों के सर्कल में तुम गए और वापस आए और मुंह बना हुआ था और बात ही नहीं हो रही थी और खाना भी घर पे नहीं मिला और कपड़े भी नेक्स्ट डे प्रेस नहीं मिले, कहा कुछ नहीं है, बट साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी है। साइलेंट ट्रीटमेंट के जरिए मैंने बता दिया है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो फिर यही कुछ होगा। ये तो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त आज की है सारा। हेल्दी रिलेशनशिप्स हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, कैसे अपने घरों में जो है हेल्दी रिलेशनशिप्स की क्या एक माहौल कायम कर सकते हैं? हेल्दी रिलेशनशिप्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ दो बोथ ऑफ द जो कपल है दे ट्राई टू ग्रो टुगेदर। वो दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते, अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे को हाथ पकड़कर ऊपर खींचते हैं। ये बहुत कम होता है, दैट वी कॉल दैट अ सिक्योर रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप रेयर होते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम ये कहें कि किसी और की तरफ मैं कहूँ कि ये इसकी वजह से ऐसा नहीं है, ये तब तक हम अचीव नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो, जब तक हम अपने अंदर हीलिंग नहीं कर लेते और अपने अंदर पीस क्रिएट नहीं कर लेते। मेरा ठीक होना खुद से बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को लेकर हेल्दी रखने का। Yes. थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर फराह मोमिनीन। आपने उनकी बड़ी ही कहते ना कि तगो-दो बातें सुनी है, तेज़ोतान नहीं होती, बिल्कुल ऑन टू द पॉइंट बात होती है, वो सुनी है। उन्होंने कहा है कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर क्या होता है, सेल्फ इस्टीम कैसे बरकरार रख सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या होती है, और विद एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हैं। और आप ये एग्जाम्पल्स नॉर्मली रिलेट कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे आपने कर्ब करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ऐसी तकलीफ की जो ना सिर्फ बुजुर्गों में, नौजवानों में और बच्चों में भी अब पाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो पूरे जिस्म का स्ट्रेस जो है उस ऑर्गन पे आता है जिसको घुटने कहते हैं। और घुटनों की तकलीफ जो है बदलते वक्त के साथ साथ और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है उस तरह बहुत बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो मर्दों में जो है 15 to 20% जो है इसकी रेशो है, और ख़वातीन में तकरीबन 20% ये पाई जा रही है, नौजवानों में 18% और बच्चों में भी 4% जो है वो घुटनों की तकलीफ का बच्चे जो हैं शिकार हैं। और देखना ये दर्द उम्र के साथ साथ नहीं बल्कि इंतहाई जो है आपका जो टोटल लाइफस्टाइल है और जिस्मानी सरगर्मियाँ जिसमें पुरानी चोट भी आ जाती है, सर्दियों की चोट भी आ जाती है, और जो लोग स्पोर्ट्स से वाबस्ता होते हैं तो उनके भी जो घुटने होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुतासिर कर जाते हैं। और उससे जो होता है अक्सर लोग जो हैं वो नी रिप्लेसमेंट्स भी कराते हैं, नी कैप्स भी चेंज होते हैं, और अगर आर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ जाए तो वो व्हील चेयर्स पर भी उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो हमने सोचा कि आज हम टिपिकल और टोटली हम घुटनों पे बात करें, घुटनों की दर्द को कैसे हम कर्व कर सकते हैं, कौन कौन सी थेरेपीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी जो एक बहुत बड़ी थेरेपी है उसके ज़रिए हम इस दर्द को कैसे इससे निजात पा सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम सरफराज जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं उनको वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सर्दियों में घुटनों के ऊपर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन पूरी बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ जाता है। और जिस तरह कि मैं भी आपको बता रही थी कि मुझे बहुत बुरे तरीके से मेरे शोल्डर में पड़ा हुआ है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है? बुनियादी वजह तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। हमारा पानी का जो इंटेक है एक तो वो कम होता है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो जाता है। गर्मी में हम बहुत एक्टिव होते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होती है, सर्दी में हम एक जगह पे ज़्यादा बाउंड होते हैं, और दूसरा पानी का इंटेक कम है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मसल में स्ट्रेन्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जी। ठीक है, अच्छा हम घुटनों की आज बात करें। नी जो है हमारी पूरी अपर बॉडी का जितना भी वेट होता है वो नीज पे पड़ता है, और नीज एक बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो घुटनों का दर्द होता है खासतौर पर सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अक्सर हो रहा होता है। लोग पैड्स भी पहन रहे होते हैं, नीचे आपने देखा है कि डबल टाइट्स पहनी होती हैं, थर्मल्स पहने होते हैं, उसके ऊपर कपड़े पहन रहे होते हैं जिनको दर्द रहता है। उनको क्या करना चाहिए? वो थर्मल्स तो पहनने चाहिए ना, क्योंकि अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर करना है, लेकिन अपने आप को तैयार करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, सर्दियों के लिए भी और अपनी लाइफ को एक्टिव करने के लिए। आपको जो क्वाड्स की एक्सरसाइजेज है, मतलब जो हमारे थाई के मसल्स होते हैं, उसको जितना स्ट्रेंथन करेंगे आपके नी का प्रॉब्लम उतना ही काम आएगा। तो बेसिकली आपको एक्टिव लाइफस्टाइल में शुरू से ही इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। अभी जिस तरह हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने डिस्कशन किया कि बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम है, जितना एक्टिव लाइफस्टाइल होगा उतने ही कम प्रॉब्लम्स हमें आगे लेटर ऑन लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। किन किन लोगों को घुटनों की जो तकलीफ है वो रहती है? कौन कौन से स्ट्रेटा के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक टारगेट ऑडियंस है ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं उनके नीज में प्रॉब्लम आएगा। रीजन बिहाइंड एक बॉडी बनी ही अल्लाह ताला ने 60 kg के लिए, उसके ऊपर आपने 110 वेट डाला हुआ है तो डेफिनेटली उसके नीज पे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर जिन लोगों ने अपना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखा होता तो वो नी रिप्लेसमेंट्स की तरफ फिर जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए आपने अपने आप को मसल को स्ट्रेंथन करना है। अदरवाइज अगर नी खराब हो गया, फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद भी डिफरेंट थेरेपीज हैं। और एक और चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि लोग व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, अब मैडम व्हील चेयर बाउंड बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एडवांस सर्जरीज ही इतनी अच्छी आ गई हैं कि ऑर्थोपेडिशियंस नी रिप्लेस करते हैं, थेरेपिस्ट बंदे को बैक टू लाइफ कर देता है। तो ये ओवरऑल अगर हम स्ट्रैटेजी देखें, जितना आप एक्टिव और हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे, अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखेंगे, मसल को स्ट्रेंथन रखेंगे, तो थिंग्स विल बी सेटल्ड। ठीक है, अच्छा घुटने की दर्द की अगर हम बात करें तो 5 ऐसी कौन सी वजूहात है जिससे घुटने की दर्द जो है बढ़ जाती है? अच्छा, अब हम ना घुटने के नी जॉइंट के अंदर की सूरत हाल लेते हैं। नी जॉइंट कंपोनेंट से मिलके बनते हैं ना, 2 हड्डियां हैं, फिर अंदर एक डिस्क होती है नी की, फिर साइडों के लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इन्हीं की डिवीजन कर लेते हैं। अब उसको बचने के लिए मसल को जितना अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे आपको इंजरी का चांस कम होगा। अगर हम फिर इंजरीज की तरफ जाते हैं, किसी को स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, लिगामेंट का टीयर आ गया है, तो अगर तो वो ग्रेड 1-2 में है तो फिजियोथेरेपी के जरिए उसको सेटल करें। अगर वो 3 और 4 में चला जाता है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन है।
तो इन शॉर्ट ये कि अभी हम लोगों ने 5 ऐसे, अब एक चीज कही है 5, मैंने कहा 5 ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसके ऊपर जो है दर्द जो है वो ज्यादा होती है। अब उसी पे चलते हैं ना। अगर आपके मसल्स वीक हैं तो नी में प्रॉब्लम आएगा, अगर लिगामेंट्स वीक हैं तो नी के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। हाई हील जो लोग पहनते हैं ज़्यादा, उनकी ख़वातीन के अंदर वो नी इंस्टेबिलिटी आती है लिगामेंट्स की वजह से। फिर अगली जो हम बात करते हैं वो आ जाता है हमारे पास मेनिस्कल टियर। आपने देखा है लोग कहते हैं कि जी मैंने किक किया था, मेरा घुटना लॉक हो गया, उनके मेनिस्काई का इशू होता है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं जिनको बाद में वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम आता है, वेरिकोज वेन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं जिनके, उनके भी नी जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो लड़कियां, जो औरतें, खवातीन हाई हील्स पहनती हैं उनको लेटर एज में घुटनों का इशू होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन बोलूँगा कि तरतीब के साथ पहने। अगर डेली लाइफ के अंदर हाई हील्स पहनते तो फिर तो आपको नी का प्रॉब्लम, हिप का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम रहेगा। और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपना फुटवेयर कंफर्टेबल रखना चाहिए। आपने देखा आजकल एक ट्रेंड है और वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है कि हम लोग फॉर्मल्स की बजाय कैजुअल जूता पहन रहे हैं। इवन लहंगों गरारों के नीचे लड़कियों ने वो जॉगर्स पहने हुए, तो चीज अच्छी है क्योंकि आप कंफर्ट, जितना कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा वॉक करेंगे। अच्छा, ये ट्रेंड अच्छा लगा है आपको? हाँ, अच्छा है कि आपने नॉर्मली देखा होगा, मतलब इवन आपने, हम कंसल्टेंट्स को भी देखा होगा, फॉर्मल्स पहनते हैं लेकिन सब कैजुअल टाइप जूता साथ पहन लेते हैं। रीजन वो जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। कंफर्टेबल शूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शूज अगर हमारा अच्छा है तो उस पर भी घुटने का इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह अगर किसी के पाँव का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके नी में प्रॉब्लम आ सकता है, और इसी तरह हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है तब भी नी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो रूल आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है कि आपके कार्टिलेजेस जो होते हैं वो घिस जाते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, उसके लिए जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस हैं या जीपीज हैं वो कुछ मेडिकेशंस इस तरह की देते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को सेटल करने के लिए होती हैं। तो एक तो उनका इंटेक विद एजिंग लेना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मतलब एक टीम वर्क के ऊपर काम करना चाहिए। खाली थेरापिस्ट इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते और खाली ऑर्थोपेडिशियन भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर खुरम, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप थोड़ी, मैं चाहती हूँ एक्सरसाइजेस बताएं कि नीज की एक्सरसाइजेस जो खवातीन वर्किंग वुमेन है उनको टाइम नहीं मिलता, वो बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं? अच्छा, बैठे बैठे से पहले एक चीज बताऊंगा, लेट के अगर आप अपनी बिल्कुल लेग को स्ट्रेट कर लें। हाँ बिल्कुल, आप दिखाएं, ये बिल्कुल कैमरा भी दिखाए करेंगे। हाँ, लेग स्ट्रेट करें और इसको, इसके नीचे आप रोल रखें, अगर सीधा लेटें तो प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। किस तरह करना? ठीक है, एंड देन रिलैक्स, होल्ड एंड देन रिलैक्स। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अगर टांग बिल्कुल स्ट्रेट है, रखेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन छोड़ देंगे, मतलब इसके नी के नीचे आपने रोल रखना है। एक ये चीज। दूसरा प्लस, आप बैठे हैं, बैठ के आप अपनी टांग को सीधा करें, एंकल को मूव करें एंड देन रिलीज, होल्ड एंड देन रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। अच्छा, ये आप अपने एंकल के साथ कर रहे हैं? ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा ना काफ, तो उसके बाद आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी। तो एक ये मूवमेंट, एक आपने नी के नीचे को रोल रखना है और उसको प्रेस करना है फॉर 6 to 15 सेकेंड्स। अच्छा, नी के नीचे रख के, नी के नीचे कोई भी आपके पास कोई भी चीज आप कोई भी कुशन आप रख लें और उसको आप प्रेस करें। ठीक है। ये तो अच्छा, ये रिलैक्सेशन के लिए भी है? डेफिनेटली। इवन आप खुद करें कि अगर आप अपने एंकल को मूव करेंगे तो आपको टोटल अपनी ब्लड सर्कुलेशन जैसे आप रिलीज करेंगे, पूरा स्ट्रेस भी पड़ रहा है, पूरा आएगा। यस, डेफिनेटली। स्प्रेन पड़ जाता है ये नीचे वाले काफ मसल्स के ऊपर। हम एकदम से, हम लोग इतने ज्यादा वो प्रो ही नहीं होते, हम जाते हैं जिम्स जाते हैं और गलत किस्म के स्प्रेन्स पड़ जाते हैं। बिल्कुल, उनको कैसे हम लोग एक्सरसाइज के जरिए जो है खत्म कर सकते हैं? देखिए, वो सेल्फ ट्रीटमेंट तो फिर हार्मफुल आ जाता है ना। अगर किसी को हैवी स्ट्रेन और स्प्रेन आए तो देन दे शुड विजिट टू थेरापिस्ट। अदरवाइज अगर सिंपल आपने हमने करना है तो वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग्स करें। वो कैसे करनी है आप बताएं? फुल बॉडी स्ट्रेचिंग्स मैडम। हाँ। उसके लिए एक टोटल हमें प्रॉपर प्लान के एक्सरसाइज का अगर हम कभी प्लान करें तो फुल बॉडी वर्कआउट है। उसके लिए हम मैट चाहिए तो वो मैं आपको डेफिनेटली फिर गाइड करूंगा। फुल बॉडी पे नेक्स्ट पे कभी कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेच, नॉर्मल स्ट्रेच करना हो, जैसे अगर शोल्डर में पेन है, कंधों में पेन है, तो नॉर्मल स्ट्रेच राइट पे करना चाहिए, लेफ्ट पे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? देखिए, अब सपोज अगर ये हमारे राइट साइड के ऊपर मसल का स्ट्रेच आया हुआ है तो हमने उसके ऑपोजिट पे मूवमेंट करनी, हमने उस साइड पे मूवमेंट नहीं। अच्छा, हम गलती करते हैं, हम सेम मूवमेंट करते हैं। सेम मूवमेंट करेंगे तो आपका स्प्रेन और स्ट्रेन बढ़ जाएगा। जैसे मतलब अगर आपका मसल
खिंचा हुआ है, पुल हुआ है, अगर सपोज लेफ्ट पे है तो हम लोगों ने ऑपोजिटली स्ट्रेच देना है, ना कि उस तरफ लेके जाना। उस तरफ लेके जाएंगे तो स्ट्रेच आएगा ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक पूरी टेक्निक है। तो इसके ऊपर मतलब आई विल सजेस्ट कि एक प्रॉपर मतलब वर्कआउट का प्लान, जिस तरह मतलब प्रॉपर हम मैट के ऊपर किसी मॉडल के ऊपर करके दिखा सकते हैं, तो वो लोगों को बहुत बेनिफिट, उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। बेसिक स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हम खुद अपना कर सकते हैं। ठीक है। नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं बहुत ज्यादा। हर दूसरा बंदा कहता है कि घुटने खराब है, रिप्लेस कर दो। तो क्या रिप्लेसमेंट जो है वाकई कारआमद है? डेफिनेटली। उनसे कितने साल जो है वो बेहतर वॉक करेंगे, या कितने साल जो उनकी जिंदगी जो है बेटर परफॉर्म कर सकती है? अब ये डिपेंड करता है कि आपने, आपका जो सर्जन है वो कितना कॉम्पिटेंट है, और आफ्टर केयर भी है। लेकिन देखिए आपने मटेरियल कौन सा लगवाया है नी पे। अब घुटने, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरी डोमेन नहीं है, वो ऑर्थोपेडिशियन की। घुटना 5 लाख का भी, घुटना 10 लाख का भी है। मटेरियल मैटर करता है, फिर सर्जन की अप्रोच, फिर आपका ऑपरेट से पहले मसल्स कितने रेडी। 10 लाख का घुटना एक, ये मैं ऐसे एक कोट कर रहा हूँ, ऑर्थोपेडिशियन बेहतर तौर पे बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कोडिंग है ना, कहीं 5 लाख का भी, 10 का भी होगा, 20 का भी होगा। डिपेंड करता है सर्जन की स्ट्रैटेजी, मटेरियल क्या है, और फिर उसकी रिहैब कैसे होगी। अब अगर घुटना रिप्लेस हो गया और उसके बाद आपने प्रॉपर रिहैब नहीं कराया तो घुटना फारिग है, मतलब एज अ टीम वर्क पूरा है ना। अब पोस्ट ऑपरेटिव घुटना रिप्लेस करा लिया है तो उसके बाद आपकी 4 मंथ्स, आप यू कैन से कि इनिशियली 8 वीक्स, मतलब 2 मंथ्स टिल 16 मंथ्स, मतलब आपका 16 वीक्स टोटल, यानी कि 4 माह की थेरेपी बाद में बनती है पोस्ट ऑप। अगर हम प्रॉपर बैक टू नॉर्मल चाहे तो बंदा स्टिक के बगैर फिर वॉक करते हैं, स्टेयर्स भी चढ़ते हैं। अच्छा, आपको बाद में थेरेपीज करानी पड़ती है? फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ती है? फिजियो ही करानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइजेस भी तो होंगी ना? और होम प्लान में हम क्वाड स्ट्रेंथनिंग, वो सब चीजें डे बाय डे उनकी इंक्रीज करते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंजरीज जो होती हैं आपको, और बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं आपको, बॉल्स लग जाती हैं, हिट हो जाती हैं किसी ना किसी स्पोर्ट्स के बैट से या हॉकी से, तो उसके बाद आपकी जिंदगी क्या वैसे हो सकती है जैसे कि नॉर्मल होती थी? यस, हो सकती है। अब हम स्पोर्ट्स में से एक नी जॉइंट की ही इंजरी को ले लेते हैं, ACL टीयर, ACL की इंजरी। अगर ACL की इंजरी भी ग्रेड 1-2 में तो थेरेपिस्ट परफेक्टली काम करेगा। अदरवाइज ACL 3-4 के अंदर उसका टीयर हुआ है, सर्जरी होगी, उसके बाद भी थेरेपी होगी और बैक टू नॉर्मल लोग जिंदगी की तरफ आते हैं। स्पोर्ट्स में भी आते हैं, आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, हमारे साथ मौजूद थे, फिजियोथेरेपिस्ट। नी रिप्लेसमेंट के ऊपर बात किया हमने बताया कि जिनके नीज में प्रॉब्लम्स है और रिप्लेस कराते हैं, उसके बाद भी उनको पोस्ट ऑप थेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं और नीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको बाकायदा तौर पे फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है इस दर्द को जो है ख़त्म कराना चाहिए। और इसके साथ साथ सर्दियां हैं, आजकल ज़ाहिर स्प्रेन्स पड़ रहे हैं, आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, पानी ज़्यादा लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बेहतर काम करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो कि रियलिटी से जुड़ी हुई है। हम हमेशा समझते हैं कि जिन्नात, भूत प्रेत जो है एग्जिस्ट नहीं करते, मगर आज हम आपको बताते हैं कि वाकई ये ऐसी चीज़ें, ऐसी मखलूक़ात एग्जिस्ट करती हैं, और वो भी एक ऐसी शख्सियत जिनको मैंने बहुत कवरेज पहले डिफरेंट मीडिया हाउसेस में दी हुई है, सियासतदान भी रही हुई हैं और हमेशा से टीवी में बार बार नज़र आती थी, मगर एकदम से गुमनाम हो गई। वो कहाँ चली गई, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? 2 बार वो मौत के मुंह से बचकर आई हैं, तो हमने सोचा कि आज हम उनको लाइव शो में बुलाएं और उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि वो कहानी क्या थी। तो मैं दावत देती हूँ, हमारी जानी मानी हस्ती हैं सादिया साहिबा और सादिया सोहेल राना साहिबा, आज उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है और मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और इस तरह देखकर बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा, आपको हमेशा से हम सियासतदान देखते थे, बड़े दबंग किस्म की सियासत आपने की हुई है, टीवी में भी आप नजर आई हैं, मगर एकदम से क्या ऐसा आपने पलटा खाया कि अब आपके जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं आपकी काफ़ी चीज़ें सुन रही होती हूँ, वो बिल्कुल आप छोटे छोटे मशवरे भी दे रही होती हैं, कुरानी आयतें भी कोट कर रही होती हैं और लोगों को बचा रही हैं। ये भी एक कहते हैं ना कि इसाले सवाब भी है, एक लोगों के लिए मशले राह भी है। ये कैसा रास्ता आपने अपनाया और ये क्या हुआ?
अच्छा, ये एक्चुअली लोगों को अब ज़्यादा नज़र आया क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पहले मेरी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, और पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो हर जगह पॉलिटिक्स ही की बात हो रही होती है। मेरे साथ ये सिलसिला तो खैर बचपन से था, चीज़ों को देखने का, महसूस करने का, और ये मामलात जो फैमिली है और करीबी दोस्त हैं वो सब जानते भी थे, और इवन पार्लियामेंट में भी काफ़ी लोग जानते थे, और लेकिन इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं था। लेकिन अब सियासत में थोड़ा सा बैकफुट होने की वजह से जब ये बातचीत, ये पहलू अचानक ही एक इंटरव्यू में, जैसे एक पर्सनल इंटरव्यू था, उसमें सामने आया, उसके बाद मेरे इस पहलू को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। फिर ये हुआ कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, इस मकसद के लिए था कि ये जो हमारे लोग, ख़ासतौर पे ख़वातीन, ये आमलों, इनके तावीज़ गंडों और इन चीज़ों में बहुत पड़ जाती हैं। और देखें, नज़र बरहक है, जादू बरहक है, जिसके बारे में कुरान पाक में ना सिर्फ आया बताया गया, उसका हल भी बताया गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों से पास जाते हैं हेल्प के लिए। ज़्यादातर अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो इसको ज़रिया आमदनी बनाया हुआ है, लोगों को, मासूम लोगों को बहका के, हर चीज़ को जादू से मिला के, जिनों से मिला के लूटना, ये एक सिलसिला था। मैंने कहा मैं अपने हिस्से का कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपकी बनती है इस माशरे में। बस मैं लोगों को ये शऊर देने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारे लिए भेजी कुरान पाक की सूरत में, वो पूरी ज़िंदगी का कामिल एक नुस्खा हयात है कि जिसको अपना के हम इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको किसी आमलों की ज़रूरत नहीं है, आप कुरान की आयात सहारा लेके, अल्लाह ने जादू, टूने, नज़र के लिए तीनों कुल जो हम पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी, इस तरह के अल्लाह की बड़ा खूबसूरत कलाम है, और जिसके ज़रिए हम अपनी इन मसाइल से निकल सकते हैं। सो मैंने इस पर फोकस किया कि लोगों को, चलो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो जो वाक़या हुआ था, जो 2 मरतबा आपने वाक़या, आप खौफज़दा भी हो गई थी, और कहते हैं कि वो वक्त करीब आ गया था जो आपने देखा था, और गुजरी थी उससे पूरा गुजरी थी। वो क्या वाक़या था? अच्छा, हुआ ये था कि जो पहली बार जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो था तब मैं, आई वॉज वेरी यंग, 8-9 साल की थी, और जो मेडिकल जानते हैं कि अपेंडिक्स फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज नहीं हो सकी, जहर फैल गया। और मैं जब हॉस्पिटल लेके गए, जब आई वॉज वेरी क्रिटिकल, तो मुझे इस टाइम 2 बहुत बड़े लाहौर के हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर किया। अच्छा। और फिर घर लाके बस वो जो तैयारियां होती हैं मुर्दे को दफनाने की, और मेरे वालिद थे कराची में उन दिनों कोई काम के लिए, उन्हें इन्फॉर्म किया, क्या वो आ रहे थे, और पूरा जैसे तैयारी, फैमिली बैठी है, चारपाई पे मैयत पड़ी होती है, और इस तरह। तो मेरे वालिद साहब आए और आके उठा के मुझे भाग गए। अब सब ने कहा ये शायद सदमे से अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पर मेरे वालिद साहब मुझे बाकी 2 हॉस्पिटल्स का तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन UCH गुलबर्ग जो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेरे वालिद साहब लेके आए। ये वो हॉस्पिटल है कि जिसने अल्लाह के बाद दूसरी मेरी ज़िंदगी वापस लाने में, यहाँ एक डॉक्टर बेंजामिन हुआ करते थे, अमेरिकन डॉक्टर, उनको अब्बू ने दिखाया कि देखें, उन्होंने कहा वो तो कहे डेड बॉडी आप लेके आए हैं, क्या मतलब? उसने कहा कि 2 हॉस्पिटल ने, अब्बू ने बताया कि इसको डेथ डिक्लेयर किया है, तो पर आप दोबारा चेक करें। मुझे पता नहीं क्यों अब एक लाश पड़ी है जो जहर फैलने से फूल भी गई है, सब्ज रंग की हो चुकी है। अच्छा। लेकिन मेरे फादर इंसिस्ट कर रहे हैं कि नो, मतलब आप इसको दोबारा चेक करें। उन्होंने बहुत डिटेल देखा, उन्होंने कहा शी इज़ नो मोर, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, कि अब ये आपको करना ही है कबूल। बट मेरे फादर इस पे रहे कि नहीं, आप दोबारा देखें। उसने कहा क्या बात है जो आपको 2 हॉस्पिटल में नजर आ रही है। अब मेरे वालिद ने कहा कि ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। मेरे वालिद का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे, और एक ताल्लुक था उनका। वो कहते नहीं, मुझे यहाँ से मैसेज आ रहा है कि शीज़ अभी मरी नहीं है, इसको कोशिश करने से वापस आएगी। तो बहरहाल जब उन्होंने 3rd मेरा एग्जामिन किया, तो उन्हें डीप डाउन कहीं कोई एकदम पर्ल वापस आई, मेरी पल्स वापस आई, तो वो उनको फील हुई। और फिर एक उन्होंने जो रिस्क लिया, कोई 9 आवर्स सर्जरी हुई, मेरा
आर्टिफिशियली 1 साल में हॉस्पिटलाइज थी। मेरा पूरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियली मेड है और जो एक नामुमकिन चीज़ थी कि मैं कभी नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हूँ और अल्लाह ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारने का मौका दिया। अच्छा, एक तो ये इंसिडेंट था। सेकंड जो था, आपका किस एज में हुआ था? ये 8-9 साल की उम्र, 8-9 साल की उम्र में हुआ था। दूसरा था, तब मैं एक बच्चे की माँ थी, माशाल्लाह मेरा बेटा था और मैं आई वाज सेकंड टाइम प्रेग्नेंट और कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में दाखिल थी और डॉक्टर शेख अब्दुल समी मेरे सर्जन थे। उनका नाम भी इसलिए ले रही हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरा बाउल सिस्टम बनाने में हेल्प की और जिन्होंने सारा, हाँ बिल्कुल, और मैं इसलिए उनका नाम लेना पसंद करती हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ उसमें कि अब जब मैं वेरी क्रिटिकल में कमरे में थी, एकदम मुझे महसूस जो हुआ, उस टाइम भी मेरे अब्बू और मेरी सास मेरे साथ थी। मेरी सास भी बहुत नेक खातून थी। बहरहाल मुझे लगा कि मेरे अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से मुझे कोई सिरकता हुआ अपनी जिस्म से पता चल रहा है कि जिस्म से कोई चीज़ सिरक के निकल रही है, हट रही है, जगह छोड़ रही है और जो जगह छोड़ती थी वो जगह मूव नहीं होती थी, फिर स्टिल हो रही है। तो आई कैन फील कि आई एम गोइंग मतलब समथिंग हैपनिंग विद मी। अब लेकिन अब्बू मेरे पास बैठे थे, उससे पहले मैं बातें कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कर रही थी एकदम। अब मैं बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पा रही थी और मैं मुखातिब करना चाहती थी कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ होते 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 जब ये चीज़ मेरे सीने तक पहुंची ना, उसके नीचे का सारा हिस्सा मेरा काम करना पैरालाइज हो चुका था, पैरालाइज हो गया एकदम। जिस तरह बहुत सारे जहाज़ के इंजन इकट्ठे स्टार्ट होते हैं, इस तरह का एक साउंड शुरू हुआ, इतना शदीद कि फिर एकदम उसके बाद मंजरनामा चेंज हो गया। मैंने देखा कि मैं बेड पे लेटी हूँ और मैं खुद से छत के ऊपर से खुद को इस पोजीशन में हूँ, ये मेरा मुँह और मैं बॉडी जो मेरा जो रूह है, मैं फ्लोट कर रही हूँ हवा में। और मैंने खुद को देखा और फिर देखा कि मेरे अब्बू ने मुझे हिलाया है और भागे हैं बाहर। मैं कह रही हूँ, मुझे पहले थोड़ा सा समझने में 1 सेकंड लगा, फिर मैं कहा ओह मैं तो गई, ये तो मैं खुद को देख रही हूँ अपनी बॉडी को। इतने में डॉक्टर्स आए हैं, मुझे पंप कर रहे हैं और अब मुझे ये महसूस है कि मेरे साथ कोई है। अब मैं मुखातिब अल्लाह ताला को कर रही थी कि अल्लाह, ये मेरा बेटा उस टाइम 2.25 साल का था। मैं कहा अल्लाह ताला नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे वापस जाने दें, मुझे वापस जाने दें। और उधर से वो डॉक्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे सीपीआर कर रहे हैं, एक इंजेक्शन जो हार्ट में लाइफ सेविंग ड्रग होता है जी, बिल्कुल इस तरह कुछ हो रहा है। वो मैं सब मंजर वो भी देख रही हूँ और मैं साथ साथ कह रही हूँ अल्लाह ताला मुझे प्लीज, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में थी आप। हाँ, अब मैंने कहा मुझे प्लीज ना जाने दे, खुद मेरे बच्चा छोटा सा है, अभी अल्लाह ताला नहीं, अभी मुझे वापस भेज दे, प्लीज मुझे वापस भेज दे। और मैं तरले मिनते में जैसे जैसे वहाँ कोशिश ज्यादा हो रही है ना, अब मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मुझे ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो गया, कोई चीज मुझे ऊपर की तरफ खींच रही है। उधर मैंने देखा वो जो शॉक लगाते हैं आपकी हार्ट को, वो मशीन आई है। अब मैं यहाँ से पूरा कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे दे, मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, एक माँ को मौका दे दे, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। बस एक जो थी ना आओ बका और एक गिरिया जारी थी अल्लाह के सामने, एक माँ थी जो इतने में, ये अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, जैसे उन्होंने एक शॉक लगाया कुछ नहीं हुआ और दूसरा शॉक लगाया कुछ नहीं हुआ, और मैं देख रही हूँ कि इतने में मुझे प्रेशर की जैसे कोई खींच रहा है ऊपर। तीसरा शॉक लगाया ना तो मुझे जैसे कोई खींचता है ना किसी को, फिर एकदम छोड़ देता है, छोड़ दिया। और मैं एकदम वहाँ कलमा पढ़ते हुए उठ के बैठ गई, लिटरली कलमा पढ़ते हुए। मेरे डॉक्टर भी एकदम घबरा गए क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इतना टाइम पीरियड के लिए आप क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी आपकी। ये तो हमने आखिरी भी शायद अटेम्प्ट करते ही ना, अगर आपके वालिद एक बार का और ना। सादिया सुहेल साहिबा, हम यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आप जिस तरह बता रही थी मुझे बिल्कुल मेरी खुद अजीब सी कैफियत हो रही थी और व्यूअर्स भी ऑब्वियसली सुन रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, सादिया जी हमारे साथ हैं, ब्रेक में वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन जो हैं सादिया सोहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी आप बीती सुना रही थी। हमने सोचा कि आज उनसे क्यों ना हम पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें कि ज़िंदगी जो गुजार रही हैं, अब एकदम से उन्होंने जो ड्रिफ्ट किया है, लोगों के लिए फलाही काम कर रही हैं, उनको कहते हैं ना कि सीधे रास्ते पर भी माइल करती हैं। उनकी जो वीडियोज़ आती हैं वो वाकई लोगों के लिए मशले राबी हैं। जी सादिया, आप बता रही थी कि जिस तरीके से 2 बड़े बड़े इंसिडेंट्स आपके साथ हुए और उसके बाद आपने जो है इतना बड़ा एक चेंज लिया है। आपकी वीडियोस जो आती हैं, आप लोगों को छोटे छोटे मशवरे दे रही हैं और उसमें कुरानी आयतें भी आप साथ साथ कोट करती हैं। ये चेंज कैसे आया? हिना, मैंने जैसे जिक्र किया था तो सही, असल में ये चीज़ फैमिली में भी समटाइम ट्रांसफ़र होती है। मेरी दादी में एक चीज़ों को देखने की सख्त और तमाम चीज़ें थी, लेकिन जब मुझे ये सियासत से, क्योंकि मैं सियासत में कि कभी कुछ और सोचा ही नहीं था, लेकिन जब मुझे साइड पे थोड़ा होना पड़ा और टाइम मिला और एक बहुत ही अपने लिए और अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ को क्रिएट दोबारा करने का, रीबिल्ड करने का, जो अल्लाह ने डाला हुआ था, नज़दीक आने का। जब आप तकलीफ़ और दुख में होते हैं ना, तो अल्लाह ज़्यादा आपके करीब हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे हर हाल में इंसानों के लिए कोई तो एक ऐसा एफर्ट अपना, जो अल्लाह ने मुझे अगर कोई चीज़ दी है तो मुझे उससे दूसरे लोगों को फैज़ देना चाहिए, उससे फ़ायदा देना चाहिए, उसके भले के लिए काम करना चाहिए। पहले हम पॉलिटिक्स में आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन रूहानी सफ़र आपका बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना, आप किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं हो सकते। ना आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, ना आप अच्छी माँ हो सकते हैं, ना अच्छे बाप हो सकते हैं, किसी फील्ड में भी नहीं। आपका अंदर से एक अच्छा इंसान होना, प्योरिटी होना और दीन को समझना और उस पर अमल। हमारा तो माशाल्लाह दीन इतना कामिल है, इतना ज़बरदस्त है, लेकिन हम लोग इधर उधर जा रहे हैं। और मैंने तो ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में भी देखा और तमाम एक्सपीरियंस से गेन ये किया कि जो अल्लाह आपके लिए करता है वो बेहतरीन होता है और पूरी इधर उधर झुकने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अल्लाह ने एक हॉटलाइन दी हुई है, उससे राब्ते की, उससे ऐसी ज़बरदस्त हॉटलाइन आप क्यों अवेल नहीं करते? और लोग आते हैं मेरे पास, बहुत लोग अब इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से कॉल्स आती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी इशू है कि कोई भी चीज़ है हम उसको बगैर, पहला जुमला है कि जादू है। आप जाते हैं किसी के पास, वो कहता है जी जादू है, जिन्नात है। जिन्नात हैं, बरहक है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। एक एक्सपीरियंस नहीं, 1000 एक्सपीरियंसेस है मेरे ज़िंदगी के जिन्नात के, इन मामलात के। लेकिन हम मेंटल हेल्थ पे बात किए बगैर, उनको चेक किए बगैर, किसी और अपने करीबी रिश्तों से बदगुमान हो जाते हैं सिर्फ इसी भाम पे कि इसने जादू किया हुआ है। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें, किसी पे इल्ज़ाम तराशी ना करें और लोगों से बदगुमान ना हो, अपने हिस्से का काम करें और अपना कनेक्शन बेहतर करें अल्लाह से। तो ये मेरा एक मकसद हयात बन गया। और फिर ये ऐसे ही बात चलते चलते नोशन दिया जाता है, जो लोग जो हैं इस तरह का आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, एक तरह से डॉक्टर्स, आप लोग तो कहते हैं रूहानी डॉक्टर्स हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े पैसे लेते हैं, वो सोना चांदी लेते हैं या वो कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेते हैं दूसरे से और दूसरा इंसान खुशी खुशी जाके दे देता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं ऑन एयर लाइव शो में कह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई हदिया इस हवाले से कभी नहीं लिया, क्योंकि लोग लेते भी हैं। लोगों का बरसरे मतलब रोज़गार ही यही है, बिजनेस बना हुआ है। और मेरा अल्लाह ने एक और सिलसिला है कि रोज़गार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ये इसलिए है कि शायद आखिरत में ये मेरे लिए कोई आसानी का बाइस बन जाए, अदरवाइज। लेकिन मैं जब दुनिया के दुख सुनती हूँ ना, एक किसी का दुख सुनना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग आप हो जाती है। आप किसी से बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ख़वातीन खास तौर पे जो बैरून मुल्क हैं, उनके पास अपना वहाँ कोई भी नहीं होता। आपको पता है, आमतौर पे जो आपके कंपेनियन हस्बैंड वगैरह, इतनी मसरूफ़ लाइफ है, वो भी तो बात कहाँ सुनते हैं। तो वो इससे कनेक्टेड फील करती हैं, रिलीफ फील करती हैं, और मैं साथ साथ गाइड करती हूँ कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए।
इस तरीके से मुझे ये आई थिंक ये जो चेंज ऑफ लाइफ है, आप लोगों की नेगेटिविटी लेके उनको पॉजिटिविटी देती है। बस मेरा काम वैसे ही मोहब्बत फैलाना है। बहुत खूब। और मैंने कभी भी जहाँ भी रही हूँ, जिनके साथ भी रही हूँ, मेरी कोशिश ये होती है, असेंबली में हमारे बड़े अपोजिशन के साथ लोग होते हैं, दूसरी पार्टियों के दूसरे नज़रिए वाले लोग होते हैं, मैंने हमेशा पॉलिसी पे, नज़रिए पे, विजन पे तो बात की है, कभी किसी के पर्सनल जिंदगी पे नफरत का, किसी से नफरत नहीं की। ठीक है, क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि इंसान से नफरत मत करो, उसके अंदर की मौजूद बुराई से करो और उसको दूर करने के लिए बहुत हमने आज एंजॉय किया आपके साथ, आपकी बातें सुनी हैं। थैंक यू सो मच। सादिया सोहेल राना साहिबा, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, आज हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए, जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ट्रैक जो बदला है, जो कि आप लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि अभी वीडियोज़ बताती हैं और वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो लोगों की रहनुमाई कर रही हैं, तो उनके पीछे जो असल राज, असल कहानी है, उन्होंने अपनी ज़बानी बताई है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू। शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, हुस्न खाला इलाहा इल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये जमी जब न थी, ये जहां तब न था, जब न हो ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। गरे 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 धरे नि दा नि दा 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 दा। हो ये ज़मी जब न थे, ये जहां तब न था, चांद सूरज न थे, आसमां तब न था, राज़े हक राज़े हक राज़े हक राज़े हक राज़े हक 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 राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान जावादा हूँ, ला इलाहा तेरी शान 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 शान, ला इलाहा तेरी शान तेरी शान तेरी शान तेरी शान तेरी शान, तेरी 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 शान, ला इलाहा तेरी शान जावादा हूँ, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा बस तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हमें ज्वाइन किया है मोहसिन अब्बास ने, सूफी रॉक्स बैंड ने, जो कि रुबाबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और शाम 84 के वो स्टूडेंट हैं। तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत खूबसूरत आपने सुबह सुबह जो है कलाम जो है वो पेश किया है और स्टार्ट हमारा शो किया है अल्लाह के नाम से। तो आजकल क्या हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आजकल मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है सूफी मिस्टिक पोइट्री के वर्सेस के साथ कवाली का जो कोलैबोरेशन है वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ, उनके साथ काम कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, वो कहाँ काम हो रहा है, किस प्लेटफॉर्म के लिए काम हो रहा है? वो एक फेस्टिवल है एथेंस में, ग्रीस में। यस, यूनान में जो फेस्टिवल है, ठीक है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। इटली में भी कल्चरल फेस्टिवल की रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा, कब जा रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला अबाउट इन कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पे काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्यूजन जो क्रिएट होता है, एक कवाली, सिंफे कवाली खुद एक बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है, उसके साथ साथ जब आप वेस्टर्न म्यूजिशियंस का कोलैबोरेट करते हैं तो क्या वाकई ऑडियंस इसको सराहती है या ऑडियंस इसको पसंद करती है? यस, ये जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है ना, ये सूफी और रॉक्स, मैंने बैंड का नाम भी इसलिए रखा क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन है वेस्टर्न म्यूजिशियंस की ईस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ। वेस्टर्न म्यूजिक और ईस्टर्न म्यूजिक का कोलैबोरेशन है ईस्ट मीट वेस्ट के नाम से। तो ये बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है इसका, एक लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती हैं चीज़ें, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी और पाकिस्तान की ऑडियंस को भी, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के ऑडियंस को, क्योंकि दुनिया ट्रांस म्यूजिक की तरफ जा रही है। ट्रांस म्यूजिक को लोग सुनते हैं, जब वो ट्रांस म्यूजिक में आपकी सुफियाना वर्सेस होंगी या दूसरी चीज़ें होंगी तो वो जो यंग जनरेशन है वो भी उसमें इंडल्ज होती है, बड़े अच्छे तरीके से इंस्पायर होती है। तो क्या नया पेश करने जा रहे हैं वहाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा कलाम या कौन सी म्यूजिक जो है आप वहाँ जो है वो पेश करेंगे? वो तो कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है ना, पाकिस्तानी म्यूजिक की, साउथ एशियन म्यूजिक की कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है। उसमें क्लासिकल भी होता है, फोक एंड कवाली। जो मेन चीज़ है वो कवाली है, जो कि हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, और उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला आगे, आई होप सो। अच्छा, कवाली जो है वो एकदम से उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी शादी का इवेंट हो, उसमें कवाली का जो इवेंट है वो रखा जाता है, जिसको संगीत नाइट कहते हैं, और कवाली जो है वो शुरू की जाती है और उस पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ना परफॉर्म भी करते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं। तो आप भी कवाली के इवेंट्स करते हैं? जी, मैं भी कवाली इवेंट्स करता हूँ शादियों पे। यस, शादियों पे भी करते हैं, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं उसमें भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या सुनाएंगे आप? अभी हम आपको एक मौला का कलाम है वो सुनाते हैं। बिल्कुल। चुक लो। मौला एफ शार्प कर लो बस। खुदा ने तैग दी अहमद दुख्तर है मान कुल मौला है मन कुल तो मौला फहाजा अली मौला फहाजा अली मौला है मन कुल तो मौला उसने
हक वारस से इसरार जली याद आया, मकतब फिक्र दोनों आलम का वली याद आया। जब भी माह रजब सैने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे कोली याद आया। मन को मौला फाज़ा अली मौला अली मौला आना मन को मौला मौला अली मौला अली 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 मन को मन को ताना दिल दारे नारी ताना दिल दोम दोम ताना ना 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 ताना ना ना दे दोम दोम ताना ना 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 ताना ना ना दे ताना दे ना नी आला ताना रे ताना दिल तारा दे रे ताने धाने है मन को अली मौला मौला अली मौला मौला अली 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 खुसरो निजामो पीर के दर पर खुसरो निजामो खुसरो निजामो पीर के दर पर काहे कोल कल वाला रे काहे कोल कल वाला रे मन 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 कौन मन 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 कौन मन 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 कौन तो मौला मौला अली मौला मौला अली 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 हक अली हक अली 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 वाह, बहुत खूबसूरत मनकबत आपने जो पढ़ी है और वाकई महफिल में जान डालती है। बहुत खूबसूरत मोहसिन अब्बास। तो मोहसिन, हम बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनली तो आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी आप कह रहे हैं मैं वेडिंग इवेंट कर रही हूँ, म्यूज़िक में जो सिनफ़े कवाली है उसको कितनी अहमियत हासिल है? बरसगीर की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कवाल भी मौजूद हैं, पूरे पूरे घराने और पूरी पूरी लेगेसी लेके चल रहे हैं, क्या कहेंगे? जो कवाली पाकिस्तान के म्यूज़िक के साथ मुंसलिक है, कवाली की एक सिंफ है, एक ऐसी सिंफ है, क्लासिकल म्यूज़िक से कवाली निकली, उसके बाद कवाली महफिल समा, इससे सूफीज़म बहुत रिलेट करता है। मैसेज है, ये पूरा मैसेज है और पीस एंड हारमोनी का मैसेज है, क्योंकि हमारे सूफिया कराम पाकिस्तान में जितने भी वलीउल्लाह गुजरे हैं, सबके जो यहाँ पे महफिल समा होती है, एक इम्पैक्ट है स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्ट करने का। कवाली को हमेशा से दरबारी कलाम कहा जाता था कि दरबारों की ये जीनत है, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब ये लोगों में बहुत ज़्यादा जो है मकबूल हो रही है। जी, ये दरबारों की जीनत तो है और ये वलियों ने सुनी है, उसके बाद फिर कर्म भी तो फिर होता है ना, फिर एक एक चीज़ जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। कुछ कवाली पहले पाकिस्तान में मज़ारों तक जो थी वो थी दरबारों में, मज़ारों तक महदूद थी, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता फिर रुझान ऐसा बढ़ा और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम पूरी दुनिया में कवाली सुनाई उन्होंने और पूरे वर्ल्ड ने उनकी कवाली को सुना। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कवाली जो एक ट्रेंड बन गया और आज अल्लाह का शुक्र है कि हर घर में,
हर आपके इवेंट के अंदर, हर खुशी में, हर गमी में लोग जो हैं वो कवाली, मनकबत जो है वो उसकी महफिलें का आगाज करते। पहले होता था इंटरनेशनल ऑडियंस सुनती थी या ओनली दरबारों पे चलता था, अब पूरे घर में पाकिस्तान की हर जगह पे कवाली का ट्रेंड है। इट्स वेरी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप इधर आए हैं और आपने वाकई बड़ी इतनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाते जाते हमें कुछ छोटा सा कुछ सुना। जी ठीक है, धमाल सुनाते हैं आपको मुर्शद लाल की। धमाल सुनाए। F sharp। निरगा मदानी सानी दा पदा पम पम गमरे दानी रे दासा मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दा पहला नम, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। मादा पामा खावानी चार चराग तेरे बलन हमेशा, बलन बलन हो वो बलन बलन, बलन बलन हो वो बलन बलन हो, बलन बलन हो वो बलन बलन हो। चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बाला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ नौबत। गणन गणन तेरी नौबत बाजी। जी लकी गणने गणने हो वो गणने गणने, गणने गणने हो वो गणने गणने, गणने 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 हो वो गणने गणने, गणने गणने हो वो गणने गणने हो, गणने 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 गणन तेरी नौबत बाजे। हेठ वजे घड़े या बाला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर, सखी हुसैन कलंदर, ओ साईं गाजी कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर हैदरिया कलंदर मस्ता बंदा मुर्तजा अली हस्ता पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए यदाए अली हस्ता। बहुत खूब, क्या धमाल आपने पेश किया है, बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंग।